आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आज के क्लास में बच्चों आज हम लोग 11.2 एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 3D, चैप्टर का नाम है 3D बच्चों। और उसके बाद में हम लोग 3D की एक एक्सरसाइज पहले ही कर चुके हैं बच्चों। आज 11.2 एक्सरसाइज को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले उसके बेसिक को समझेंगे, क्योंकि इस 3D चैप्टर में पूरा चैप्टर पहली तो बात यह है कि वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ये चैप्टर सीखना है आपको। और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद ही करना है। बिना याद किए हुए आप नहीं समझ सकते, तो थोड़ा बहुत तो याद करना ही होता है। देखिए, जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जिस प्रकार से इसमें फार्मूले हैं, बस 4-6 फार्मूले हैं, ज़्यादा नहीं बस। और सिलेबस भी कम हो गया है, तो बच्चों जितना सिलेबस है हमारे पास, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना ही हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आइए, हम लोग 3D चैप्टर की शुरुआत तो कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ गैप हो जाने के कारण कुछ वीडियो हमने अपलोड नहीं कर पाए। तो आज बच्चों 11.2 एक्सरसाइज के बेसिक के साथ ही उसके कुछ सवाल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आप किताब उठाइए और 11.2 एक्सरसाइज, चाहे आपके पास पुरानी बुक हो चाहे नई बुक हो, लेकिन इस 11.2 एक्सरसाइज चूँकि पूरी है इसलिए यहीं से समझ सकते हैं। 11.2 एक्सरसाइज चाहे पुरानी बुक हो और चाहे नई बुक हो आपके पास, बच्चों जो क्वेश्चन जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है वैसे वैसे हम लोग फार्मूले भी समझते चलेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हम लोग अब जो पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इसमें मेन हेडिंग बच्चों है अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। ये हमारी मेन हेडिंग है, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। तो देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर बच्चों है कितना है, चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर का नाम बच्चों 3D है। ठीक है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। और बच्चों हमारी जो क्लास है बच्चों, ये क्लास 12 है। और बच्चों ये NCERT वाली मैथ वाली किताब है, और इसी किताब से बच्चों हमारा बोर्ड परीक्षा में पेपर भी बनता है। तो क्यों ना इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ें और समझने का प्रयास करें। और बच्चों एक्सरसाइज बच्चों जो है हमारी वो 11.2 है। इसमें हालांकि क्वेश्चन तो 15-16 है, लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अंतर करके 2-3 क्वेश्चन के बाद में हर क्वेश्चन में एक अलग सूत्र अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों एक जैसे हमारी हेडिंग है, क्या हेडिंग है देखिए समझिए बच्चों। हमारी हेडिंग है बच्चों, एक दिए हुए बिंदु से और एक वेक्टर आपको दिया जाएगा, एक सदिश b के समांतर रेखा का समीकरण समझना है आपको। तो देखिए बच्चों, अगर हमें और 3D की बात कर रहे हैं, जैसे बच्चों ये कोई भी लाइन है, इसका आपको समीकरण निकालना है। और यहाँ पर एक वेक्टर आपको b दिया गया है, इस लाइन का आपको समीकरण निकालना है। और इसमें साथ ही आपको एक a पॉइंट भी दिया रहेगा, जो कि आपके क्वेश्चन से निश्चित हो जाएगा। तो बच्चों ये a पॉइंट दिया रहेगा और ये एक वेक्टर दिया रहेगा। तो इस लाइन का समीकरण निकालने के लिए बच्चों, सदिश समीकरण निकालने के लिए आपको जो a बिंदु दिया रहेगा उससे आपको a वेक्टर बना लेना है। साथ में ये जो b सदिश है आपके पास, इस b सदिश को लेम्डा के साथ में इंटू करके लिख देना है। तो आपका ये पहला फार्मूला हो जाएगा। r बराबर a प्लस लेमडा बी। a कहाँ से लाएंगे और b कहाँ से लाएंगे, ये समस्या हो जाती है बच्चों को। तो जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है उस बिंदु को a वेक्टर बना लेंगे। और साथ ही जो हमें इसमें एक सदिश दिया रहेगा, हालांकि सवाल में आपको निश्चित हो जाएगा, लिखा रहेगा, उसके समांतर इस रेखा का समीकरण आपको निकालना है बच्चों। तो आपको ये सूत्र ध्यान में रखना होगा। सपोज दैट कोई रेखा है आपके पास बच्चों, और वो दो बिंदुओं से गुजर कर जाती है, और साथ ही बच्चों
दो बिंदुओं से गुजर के जाती है, तो इसके लिए एक समीकरण होगा बच्चों हमारे पास। देखिए दो बिंदुओं से अगर गुजर कर जाती है बच्चों रेखा, तो जैसे सपोज दैट यही रेखा है और यहाँ पर ये ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, तो हमें कैसे समीकरण सदिश समीकरण बनाना है। देखिए बच्चों आर बराबर जो ए पॉइंट है ये वाला, इससे हमें ए वेक्टर बना लेना है, ए वेक्टर, और लेमडा लगा के बच्चों यहाँ पर जो बी पॉइंट है और ए पॉइंट है इसमें से आपको वी वेक्टर बनाते हुए ए वेक्टर को माइनस कर देना है। दो फार्मूले हमारे पास हो गए हैं, बी और ए वेक्टर बना लेंगे इन दोनों बिंदुओं से और लेमडा के साथ में बी माइनस ए कर देना है। इसी से बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन भी हम लोग बनाना सीख लेंगे। साथ ही बच्चों आगे एक हेडिंग है दो रेखाओं के मध्य कोण। क्या है? दो रेखाओं के मध्य कोण। कैसी हेडिंग है? देखिए हम बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। दो रेखाओं के मध्य कोण की बात करें, अगर हम लोग मध्य कोण की बात करें तो जिस प्रकार से हम लोग बच्चों वेक्टर अलजेब्रा में ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण और इनटू में बी का परिमाण कॉस थीटा पढ़ते थे, कॉस थीटा पढ़ते थे, तो वहाँ पर बच्चों हमारे पास कॉस थीटा निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता था कि ए डॉट बी बटे हमें ए का परिमाण और बी का परिमाण यहाँ भाग में लेना पड़ता था, ये काम करना पड़ता था। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर हमारे पास इस फार्मूले को अगर बनाना है तो जैसे हम अगर बात करें कोई एक लाइन है, यहाँ पर दो रेखाओं के मध्य कोण की बात हो रही है, दो लाइनें हैं हमारे पास, तो सपोज दैट पहली लाइन L1 अगर हमारे पास A1 आई है, ठीक है, A1 आई या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, पहली लाइन, या फिर ऐसा मानिए, चलिए ऐसे नहीं समझ में आता है, पहली लाइन के दिक् कोसाइन यदि A1 B1 और C1 है और बच्चों दूसरी लाइन के दिक् कोसाइन A2 B2 और C2 है। इस प्रकार से दो लाइनें हैं, इनके दिक् कोसाइन नहीं बच्चों, दिक् अनुपात, थोड़ा सा गलत बोल गए, दिक् अनुपात। तो बच्चों बस इनका ही हम लोग यहाँ पर काम कर दें तो कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोग निकालें बच्चों तो कॉस थीटा बराबर हमें ए डॉट बी करना है। इसमें अगर सपोज दैट ये ऐसा कुछ हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता, यहाँ पर आई होता, यहाँ पर जे होता, यहाँ पर के होता, यहाँ पर आई होता, यहाँ पर जे होता, यहाँ पर के होता, ठीक है, और सपोज करके हम इसको अगर हम मान लो ए वेक्टर मान लेते, यहाँ पर बी वेक्टर मान लेते, इनका डॉट कराते बच्चों, तो यहाँ पर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये हो जाता, और नीचे बच्चों इसका देखिए A1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, क्योंकि आपको परिमाण निकालना है, इंटू यहाँ पर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर का परिमाण, और इसमें एक मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है बच्चों, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो समस्या तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये तो बेसिक बातें हैं। साथ ही बच्चों कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पर, अगर देखिए मान लीजिए थीटा बराबर यहीं पर 90 अंश हो जाए तो कॉस 90 अंश 0 के बराबर होता है, तो यहाँ अगर हम 0 रख देंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे में ये आएगा ना, ये इसका 0 में चला जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। ये एक कंडीशन प्राप्त होती है बच्चों जब हमारे पास थीटा 90 अंश होता है, ठीक है बच्चों, 90 अंश होता है, यानी कि जब लाइन हमारी लंबवत होंगी दोनों, तो लंबवत होने की शर्त बच्चों ये हो जाएगी, हमें लंबवत दिखाना है अगर बच्चों, तो दोनों लाइनों के दिक् अनुपात निकाल के उनका ऐसे करके गुणा करके जोड़ करके 0 के बराबर यदि आता है तो निश्चित रूप से वो दोनों लाइनें हमारी लंबवत होंगी,
अगर लाइन में हमारे पास दिक् अनुपात ना देकर हमें डायरेक्शन कोसाइन दे दे तो आप क्या करेंगे, तो फिर इसी प्रकार से इसका भी फार्मूला L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। साथ ही बच्चों कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों लाइनें समांतर हों, तब आप क्या करेंगे, तब सीधी इसको ही कैलकुलेट करके सॉल्यूशन करके इसी से बच्चों ये बात आती है निश्चित हो के A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार की अगर कंडीशन दोनों लाइनों के दिक् अनुपात समानुपाती हो जाएं तो निश्चित रूप से वो दोनों लाइनें समांतर होंगी। तो ये समांतर होने की कंडीशन है बच्चों। जैसे हमारे पास L1 लाइन है और L2 एक दूसरी लाइन, ये समांतर होने की कंडीशन है। और ये दोनों कंडीशनें L1 और L2 परस्पर लंबवत हैं, तो ये कंडीशन आपको अप्लाई कर देनी है। तो साथ ही बच्चों अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज पर थोड़ी सी बातें और हैं जो कि हम लोग वहीं पर निश्चित कर लेंगे। बच्चों अगर हमारे पास इन्हीं समीकरणों से कार्टेशियन इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। कार्टेशियन इक्वेशन अगर आपको किसी लाइन का बनाना है तो कैसे, सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण बनाने की प्रक्रिया को समझ गए अगर आप तो बहुत सरल लगने लगेगा आपको ये पूरा मैथ 3D। तो बच्चों हमारे पास देखिए, हमारे पास तो r बराबर a प्लस लेमडा बी एक सदिश समीकरण है एक रेखा का जो कि b सदिश के समांतर जा रही है। तो बच्चों अब देखिए क्या करेंगे आप, देखिए सपोज करिए कि r जो है यहाँ पर xi है, यहाँ पर yj है, यहाँ पर zk है, और बच्चों ये a वेक्टर जो है ये x1i है, यहाँ पर y1j है, यहाँ पर z1k है, और बच्चों समझिए बात को प्लस लेमडा है, यहाँ पर b वेक्टर जो है a है, ai bj और c के, इस प्रकार से अगर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चूंकि पीछे आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपको ये बातें सभी समझ में आती चली जाएंगी। तो देखिए कैसे करना है आपको, देखिए आप इस यक्ष से इस x1 को घटा दीजिए, घटा दिया, और लेमडा के साथ में जो भी है पहले आई वाले को यहाँ बटे में ले आइए, तो ये a हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों y है तो y से y1 घटा दीजिए a वाला, और ये b बटे में ले आइए। और बच्चों यहाँ देखिए z है और z से आप इस z1 को निकाल दीजिए और बटे में c, और बराबर आपके पास लेमडा आ जाएगा। तो ये अपना कार्तीय समीकरण हो गया रेखा का। अब बच्चों इससे यदि आपको यही काम करना है तो देखिए इससे कैसे आएगा, x माइनस x1 बटे, यहाँ पर बच्चों b और a है तो x2 माइनस x1 आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों y माइनस y1 बच्चों, यहाँ पर y2 माइनस y1 आ जाएगा, यहाँ पर z माइनस z1 बटे, यहाँ पर बच्चों z2 माइनस z1 आ जाएगा। ये आपका दो बिंदु से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण है, कार्टेशियन इक्वेशन। कुछ चीज़ें और हैं जो कि हम लोग आगे एक्सरसाइज में समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग उतनी ही बात करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये आप नोट कर लेना कहीं कॉपी पर और फिर सवाल लगाने का प्रयास करना, फिर देखिए आपसे सवाल होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर आप हमें कमेंट करना। और बच्चों आप लोग नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 11.2 एक्सरसाइज का। देखिए बच्चों कुछ फार्मूले और बचे हुए हैं, जैसे दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का एक फार्मूला बचा हुआ है, उसको हम लोग जब हमारे पास वही क्वेश्चन होंगे तब उसकी चर्चा कर लेंगे।
तो बच्चों 11.2 एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, 12/13। ये किसी दिक् कोसाइन है किसी रेखा के, ठीक है। अगला है 3/13। अगला है बच्चों -4/13, ठीक है। सपोज दैट ये L1 रेखा के दिक् कोसाइन है। इसी प्रकार से बच्चों 4/13 और यहाँ पर है 12/13 और यहाँ पर है बच्चों 3/13। ये मान लिया L2 रेखा के दिक् कोसाइन है, ठीक है। मान लेते हैं ये बातें सभी। तो 3/13, ठीक है बच्चों। अगली रेखा के हैं -4/13 कामा 12/13। सपोज कर लिया ये L3 रेखा के दिक् कोसाइन है। तो बच्चों इन्होंने कहा है इन दिक् कोसाइन वाली तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए हम लोग तो इसे लंबवत दिखाने के लिए जैसे ये कह रहे हैं कि L1 लंबवत L2 है और L2 लंबवत L3 है और L3 लंबवत L1 है। इसमें देखिए परस्पर है, L2 लंबवत L1 ऐसा भी लिख सकते थे, L3 लंबवत L2 ऐसा भी लिख सकते थे, L1 लंबवत L3 भी लिख सकते थे। तो लंबवत होने की शर्त बच्चों ये होती है, अगर दो रेखाएं हैं और उनके दिक् कोसाइन हमारे पास हैं, तो L1 L2 M1 M2 और प्लस N1 N2 बराबर यदि 0 प्राप्त हो जाए बच्चों, तो निश्चित रूप से ये जो दोनों रेखाओं के हम लोगों ने दिक् कोसाइन लिए हैं, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। तो बच्चों हम पहले इसी पार्ट को देखेंगे। तो इसमें L1 लंबवत L2 सिद्ध करेंगे। तो ये सपोज कर लीजिए कि ये L1 है और ये आपका M1 है और ये आपका N1 है। इसी प्रकार से सपोज करिए ये L2 है, ये M2 है, ये N2 है। तो इसको देखते हैं करके। तो देखिए इसी फार्मूले में इसको रखेंगे और 0 लाके हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 12/13 पहला L1 है और इंटू में 4/13 ये L2 है। बीच में आपको प्लस रखना है क्योंकि इसमें प्लस है। यहाँ पर माइनस का 3/13 है और यहाँ पर बच्चों 12/13 है और यहाँ पर आपको प्लस रखना है। यहाँ पर बच्चों माइनस का 4/13 है और बच्चों यहाँ पर 3/13 है। कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। तो 12 चौक 48 हो गया ये बच्चों, और यहाँ पर नीचे 13 है 169 हो चुका है। 12 तियाँ 36/169 हो गया है। 4 तियों 12/169 हो गया है। चूँकि सभी का हर समान है तो 169 नीचे लिख सकते हैं। ऊपर बच्चों हम लोग 48 -36 -12 और 36 12 48 होता है, यानी कि 48 - 48/169 कुल मिला के हम 0 पा गए। तो इसका मतलब हुआ कि L1 रेखा L2 पर लंबवत है, ये हम लोगों ने यहाँ पर दर्शा दिया है। इसी प्रकार से बच्चों आप L2 लंबवत L3, इसके लिए आप इसको और इसको सपोज कर लेना। यहाँ पर L3, यहाँ पर M3 और यहाँ पर N3, इसको करते जाएंगे, निश्चित रूप से ये 0 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों L3 लंबवत L1 आप दिखा सकते हैं। तो ये कठिन प्रक्रिया नहीं, सरल सवाल है। तो इसी के आधार पर आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो ये तो केवल सरल था इसलिए, और आप समझ भी चुके होंगे, ऐसी हमारी आशा है। ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है 3D से। तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, हमारे पास
दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारे पास 1 -1 2 एक पॉइंट है, सपोज कर लो। एक बच्चों एक पॉइंट है 3 4 -2 एक ये बिंदु है, से होकर जाने वाली रेखा, से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0 3 2 3 5 3 5 6 एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये वाले बिंदुओं से जाने वाली रेखा, ये वाले बिंदुओं से जाने वाली रेखा और ये वाले बिंदुओं से जाने वाली रेखा आपस में लंब है, ये दिखाना है आपको। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सपोज करिए ये ए बी है और ये बच्चों सी डी मान लीजिए, तो बस आपको समझना है ए बी रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे। ए बी रेखा के दिक् अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं, और दिक् अनुपात निकालना बहुत सरल काम है। सपोज दैट पहला A1 मान लेते हैं, तो 3 में से 1 को घटाइए 2 हो गया, फिर B1 निकालेंगे तो 4 में से 1 को -1 को घटाएं 5 हो गया, फिर हम C1 निकालेंगे तो -2 से इसको घटाएंगे -4 हो गया। इसी प्रकार बच्चों हम CD रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम प्रक्रिया। सपोज करिए कि A2 बराबर कैसे 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 कर देंगे, यहाँ पर B2 निकालेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 कर देंगे, यहाँ पर बच्चों C2 निकालेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब यदि ये दोनों रेखाएं आपस में लंब हैं तो बच्चों ये फिर तो ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 देंगी। इनके दिक् अनुपातों का गुणा करके इस प्रकार से जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाएगा। ये शर्त होती है बच्चों, ये क्या होती है? शर्त लंब होने की। ठीक, कैसी? लंब होने की ये शर्त होती है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हम लोग यही काम करते हैं, क्योंकि फार्मूला तो हमें पता है। तो 2 गुणे 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 5 दूनी 10 और प्लस 4 चौकू 16 माइनस का, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये माइनस का 16 हो गया, तो ये 16 हो गया -16 बराबर हमने 0 निकाल लिया। तो इसका मतलब हुआ कि AB रेखा लंब है CD रेखा पर। ठीक है, ये हम लोगों का सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कुछ इसी तरीके का है। 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बिंदुओं 4 7 8 और बच्चों 2 3 4, ये हमारे पास कहीं ना कहीं 2 बिंदु हैं। ठीक है, आगे बच्चों अगला बिंदु है हमारे पास 1 -1 है, -2 है, फिर बच्चों 1 है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, और बच्चों 1 2 5 एक पॉइंट बच्चों हमारे पास ये है। तो यहाँ पर बताया गया है बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो बच्चों ये सपोज कर लेते हैं A बिंदु, ये B बिंदु, ये एक रेखा हो गई, और यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको C कह देते हैं, इसको D कह देते हैं, ये वाली रेखा हो गई एक दूसरी। तो इन्होंने कहा कि ये बिंदु से जाने वाली रेखा यानी कि AB
और इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा CD आपस में समांतर है। तो हम लोगों को ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, हम समांतर की कंडीशन जानते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो निश्चित रूप से ये जो हम लोग यहाँ दिक् अनुपात लेंगे दोनों रेखाओं के, वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी दिक् अनुपात AB रेखा के निकाले थे पिछले सवाल में, AB रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से। तो बच्चों 2 से 4 को घटाइए तो -2 आ जाएगा, इसको A1 मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए बच्चों कितना आ गया, 2 को 4 से घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर B1 देखें तो 3 से 7 को घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर C1 देखेंगे तो 4 से 8 को घटाएंगे, ये भी -4 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों CD रेखा के दिक् अनुपात हम लोग निकालें, रेखा के दिक् अनुपात निकालें, दिक् अनुपात बच्चों निकालें तो बिल्कुल उसी प्रकार से A2 बराबर, देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, माइनस का 1 है ना, इधर 2 हो जाएगा। यहाँ पर B2 निकालें तो 2 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों C2 देखें तो 5 में से 1 घटाएंगे, ये भी 4 हो जाएगा। चूँकि हमें इस कंडीशन को फॉलो करके दिखाना है तो A1 आपका -2 है बटे आपका A2 भी 2 है। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आपका -4 है, और यहाँ पर देखा तो ये भी 4 है, यहाँ पर देखा तो बच्चों ये भी -4 है और ये भी 4 है। तो हम देख रहे हैं कुल मिला के इनका अनुपात बराबर है, क्योंकि इससे इसको काटेंगे, ये -1 ये -1 और बराबर ये -1, तो समानुपाती ये हो गए। तो इसका मतलब हुआ बच्चों AB रेखा समांतर है CD रेखा के। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और हम लोगों ने इसको दिखा दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। सरल है क्वेश्चन, बस आपको थोड़ी सी समझ विकसित कर लेनी है, मैथ बहुत सरल होता है। तो ये आप नोट करते जाइए, आपका 3D चैप्टर अच्छा होता चला जाएगा, यहाँ कुछ कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हमारे पास एक बिंदु दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बिंदु दिया गया है बच्चों, देखिए कैसा दिया गया है, 1 2 3। इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो सदिश, इस सदिश को क्या मानेंगे बच्चों, ध्यान करिए, हम लोग ध्यान करते हैं, R बराबर एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, A वेक्टर प्लस लेमडा B। तो इसमें हम इस सदिश को जो दिया रहता है, जिसके समांतर हमारी रेखा जा रही है, उसको हमेशा B के बराबर मान लेना आप, प्लस 2J और बच्चों माइनस का 2K है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास सदिश दिया है, और जो बिंदु दिया है जिससे रेखा गुजर रही है, इसको आप A वेक्टर बना लेना, तो ये I हो जाएगा, ये 2J हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, ये जो पॉइंट हैं, नंबर हैं, यहाँ I J के साथ जोड़ देने हैं। तो हमें रेखा का, गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए, गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण निकालते हैं। रेखा का सदिश समीकरण हम अगर निकालेंगे, रेखा का सदिश समीकरण, कैसा सदिश समीकरण निकालेंगे बच्चों, तो बस इसी फार्मूले में इनको सबको उठाइए और रख दीजिए। एक क्या है, I प्लस 2J प्लस 3K और लेमडा लगा के इसको B को यहाँ रख देना है, 3I प्लस 2J माइनस का 2K। ये बच्चों हम लोगों का सदिश समीकरण आ गया। अगर हम यहीं से रेखा का कार्तीय समीकरण निकालें, रेखा का कार्टेशियन इक्वेशन निकालें कार्तीय, तो कुछ आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। देखिए एक्स वाई जेड इसमें होता है, तो एक्स में से यहाँ पर 1 है, इसको घटाइए, बटे में इस 3 को ले आइए। ठीक है, यहाँ बाई भी होता है, बाई में से 2 को घटा देंगे
और बटे में 2 ले आएंगे। यहाँ पर z भी होता है तो z में से इस 3 को घटा देंगे, बटे में -2 ले आएंगे। तो ये बच्चों आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया है। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ बेसिक समझते हुए हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 4 सवालों को समझने का प्रयास किया है। बच्चों यदि आप लोगों के समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि बच्चों वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें तो बात समझ में आएगी। बिल्कुल सरल भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों।